नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। कल हमने एनसीईआरटी सीरीज के अंदर जो मैंने बताया था विश्व का इतिहास, उसमें हमने की थी बदलती परंपराएं। बदलती परंपराएं, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार मैंने एक चार्ट बताया था जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, जिसमें आपके 5 महाद्वीपों को तुलनात्मक अध्ययन था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ शब्दावली जो प्रथम चैप्टर में जो भूमिका के रूप में आपको दे रखा है, उसके अंदर आपने देखी थी सामंतवाद। सामंतवाद जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि एक पिरामिड नुमा संरचना थी जिसके शीर्ष पर राजा बैठा था और उसके अधीनस्थ छोटे छोटे जमींदार वर्ग या लॉर्ड के रूप में आपके जमींदार वर्ग बैठा हुआ था, जिसका कार्य आपको राजा को आवश्यकता पड़ने पे सेना के रूप में और टैक्स कलेक्ट करके देना होता था। ठीक, ये कार्य था। तो ये सामंती व्यवस्था का एक सबसे विसंगति पहलू ये है कि इससे जो व्यापार वाणिज्य थे वो सब अवरुद्ध हो गए, और ये व्यापार वाणिज्य अवरुद्ध होने के वजह से एक बंद अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें कृषकों द्वारा लॉर्डों की ज़मीन पर खेती की जाती थी, बदले में उनसे कर भी लिया जाता था। ठीक है, वो मालिक नहीं थे, एक तरह से अधीनस्थ के रूप में वो कार्य करते रहते थे। और जो उनके क्षेत्र थे लॉर्ड के, जो राजा द्वारा उनको प्रदान किए गए थे, वो सब के सब क्या कहलाते थे? मैनर। मैनर वो जगह थी जहाँ पे कृषक वर्ग राजा, वो लॉर्ड का महल, उसके साथ उसकी क्षेत्र जहाँ पे वो खेती करता था, वो ज़मीन, ये सब एक जगह उपलब्ध होती थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपका अगला चैप्टर 3 वर्ग। 3 वर्ग इसी कंसेप्ट में आप देखेंगे। एक सबसे टॉप की पोजीशन पे बैठा होगा वो होगा पादरी वर्ग। पादरी वर्ग वो वर्ग है जो चर्च की पूरी सत्ता उसके पास केंद्रित है। वो जो बोलता है उसे सर्वमान्य सत्य मान के, ईश्वर की आवाज़ मान के माना जाता है। ठीक है, राजा भी पादरी के अधीन था। राजा द्वारा उसको प्रदत्त भूमि थी जिस पे वो खेती करवाता था, किसको द्वारा? यानी आपके श्रमिकों के द्वारा, और वे कृषि करवा के उससे उसके उपज का 10वां भाग वो कर के रूप में लेता था, जिसे तीथे कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो ईसाई जो आप देखेंगे उस समय इनके रहने के लिए महल तैयार किए। एक विशेष प्रकार का महल जिसे कैथेड्रल कहा जाता है वो तैयार हुआ, जो गिरजाघर के रूप में, जिसमें एक आलीशान आप देखेंगे फ़ोटो के अंदर, किताब के अंदर, तभी बहुत बड़े बड़े महल थे। इनके अंदर शीशे लगाए जाते थे। शीशे इस तरह से थे कि दिन में तो सूरज की आभा उन पर मंडराती रहती, और शाम को गिरजाघर में, चर्च में जलने वाली मोमबत्तियों की रोशनी बाहर शहर को क्या करती थी? अनुग्रहित करती थी। अब जहाँ ये कैथेड्रल जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी, उसके आसपास एक बस्ती नुमा बाजार की संरचना स्थापित होती। ये था प्रथम वर्ग। द्वितीय वर्ग में आपके अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग वही लॉर्ड जो राजा के अधीन था। राजा उनसे क्या करता था? उनसे टैक्स वसूलने के लिए उनको लगा रखा था। वो कृषि द्वारा मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करवाते थे। कृषि कार्य से जो उपज प्राप्त होती थी वो राजा को जमा करवाता था। बदले में राजा उसको एक अपने अधीनस्थ की शपथ दिलवाता था। बाइबल पे रख के शपथ खाई जाती थी, जिसमें राजा को आवश्यकता होने पर वो सैन्य बल के रूप में वहाँ तैयार रहेगा। कृषकों की सैन्य रक्षा का जिम्मेदारी आपके लॉर्ड पे थी। बदले में कृषक उसे क्या देते थे? अपने सेवा और उपज का भाग दिया करते थे। ठीक, इस प्रकार तीसरा वर्ग आपके इसमें था। दूसरा वर्ग अभिजात्य वर्ग। तीसरा वर्ग आपके कृषक आएगा। कृषक वर्ग वही वर्ग जो हर तरीके से शोषण का शिकार होता है। शोषण का शिकार किस प्रकार से? कि आप देखते हैं राजा
अपने अधीनस्थ जो ज़मीनें थी उस पर सबका अधिकार किसको, लॉर्ड को दे देता है, जमींदार वर्ग को। लॉर्ड उस पर खेती करवाता था। खेती करवाने के साथ साथ वो अपने पास उपलब्ध ज़मीन पे भी किसकों से बेगार लेता था, जिसके बदले में उसको कोई किसकों को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार जो आप पॉप देख रहे हैं, पादरी वर्ग जो प्रथम वर्ग, उसकी जो ज़मीनें थी राजा द्वारा, उस पर भी ये कृषक कार्य करते थे, बदले में उसको भी किसी प्रकार की कोई आय नहीं होती थी। एक कारण राजा द्वारा प्रतिवर्ष तीथे नामक टैक्स लिया जाता था, वो केवल कृषक वर्ग पे लगता था, और जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग है उस पर किसी प्रकार की टैक्स की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे इतना दबा कुचला वर्ग, जब उसे मौका मिला, चौथा वर्ग जिसे हम कल्पना, जिसकी जो अस्तित्व में नहीं, लेकिन वो व्यापारी वर्ग, जब समय परिस्थिति के अनुकूल जलवायु में परिवर्तन होता है तब उस वर्ग की वजह से वो वर्ग का उदय होता है। 14वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि कार्य बिल्कुल निरस्त हो गए। जलवायु परिवर्तन के कारण महामारी आई। महामारी से आपके लाखों के अंदर यूरोप की जनसंख्या में कमी आई। यूरोप की जनसंख्या में कमी आई तो मजदूर वर्ग की भी संख्या में ह्रास हुआ। जब इनकी संख्या में ह्रास हुआ तो इनकी मजदूरी, जो कार्य करने वाले मजदूर थे, उनकी संख्या में कमी होने की वजह से इनसे कार्य करवाने के लिए इनको दुगनी आय पे रखा गया। दुगनी आय पे रखा गया, लेकिन थोड़े दिन बाद इन लॉर्ड ने यह आय देने से इनकार कर दिया और पुरानी ही आपकी जो देय सीमा थी उसी पे रखने का प्रयास किया। लेकिन अब आर्थिक विकास हो चुका था, क्योंकि एक व्यापारिक वर्ग जो पूरी राजा को सुदृढ़ बनाएगा और इस पूरे परिवर्तन को चेंज करेगा, ठीक है, तो वो व्यापारी वर्ग जो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग तैयार होता है, वो व्यापारी वर्ग श्रेणी के रूप में आपको अस्तित्व में आता है, गिल्ड के रूप में। वो उत्पादक के संसाधनों पे, उत्पादककर्ता पे, इन सब का क्या भला करता है। राजा को एक मुश्त कर पहुंचाएगा, कर राजा की शक्ति में विस्तार होगा। इसकी वजह से राज्य अत्याधुनिक रूप से अपनी सेना को डेवलप करेगा और सामंतवाद का पतन होगा। क्यों सामंतवाद का पतन नहीं होता, सामंतवाद के जो अनुयायी होते हैं वो अपनी इस गिरती हुई परिस्थिति को चालाकीपूर्ण चेंज कर लेते हैं और वो राजा के भक्त के रूप में स्थापित होते हैं, और बाद में फिर वही कार्य कि वो राजा के कहने पे कर का कलेक्शन करने का कार्य करते हैं। वंशानुगत रूप से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ये पूरे चैप्टर का मर्म है। इस चैप्टर के अंदर आपको, यदि आपने इसको समझ लिया, तो आपको आने वाले फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इन सब के पहलू, जो मेन बिंदु है कि किस प्रकार आधुनिक परिदृश्य के अंदर आपका एक तीसरा वर्ग जो व्यापारी वर्ग था, ये व्यापारी वर्ग पूरी की पूरी समुदाय, यानी जो आपकी ये बेल्ट थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, इस बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग लाएगा। फ्रांस की क्रांति में यही बुर्जुआ वर्ग आपको देखने को मिलेगा कि जिसने फ्रांस की क्रांति के अंदर गणतंत्र की स्थापना करता है, लेकिन गणतंत्र की स्थापना अपने लालच से करता है, लेकिन सीमित मताधिकार देता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये वर्ग बिल्कुल एक पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बिल्कुल परिवर्तन का आधुनिक दौर के अंदर पहुंचाने का कार्य करेगा यूरोप को, ठीक है। अब मैं प्रारंभ करता हूं। कल मैंने बताया था आपको मैप के अंदर वाइकिंग मैंने बताया था आपको आइसलैंड, उसके बाद नीदरलैंड, फिर उसके बाद आपके नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, वो 10वीं थे लेकिन वो यहाँ के बस गए। इस प्रकार से वो क्या करने लगे, वाइकिंग, ये कल की शब्दावली थी। फिर सामंती व्यवस्था पिरामिड नुमा थी। पिरामिड नुमा पे शीश के अंदर आपका राजा स्थापित था। राजा के अधीनस्थ भूस्वामी छोटे, फिर उससे छोटा, इस प्रकार एक पिरामिड नुमा संरचना बनती है, ठीक है। इस पे जो अध्ययन करने का कार्य किया था वो मार्क ब्लॉक ने किया था। ये फ्रांस का विद्वान था, ठीक है। 1886 कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, उसके एक साल बाद से लेकर हमारी आज़ादी के
प्रथम यानी द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के 1 साल तक ये स्थित रहता है 1886 से 1944 में। और ये मारा भी किससे जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के द्वारा जब गोली चलाई जाती है तब ये मारा जाता है। ठीक है, इसने बोला इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनी से भी बहुत कुछ आके भौगोलिक परिदृश्य के अंदर देखने की महत्व यानी भूगोल, यानी आप उसके क्षेत्र विशेष की परिस्थिति देखिए कि उस क्षेत्र विशेष में क्या डिपेंड करता है। रेगिस्तानी परिदृश्य में आप देखेंगे लूट खसोट लूटमारी पद्धति काम में ली जाएगी। जहाँ पे आपको दिखेगा वन संसाधन अच्छे हैं वहाँ पे क्या खेती की कार्य जाए। तो इसलिए भूगोल पे जोर देने वाला आपका इतिहास का मार्क ब्लांक। ठीक है, इसने 900 से लेकर 1300 ईस्वी के अंदर फ्रांसीसी जो समाज था उसकी सामाजिक श्रेणियों पर अध्ययन किया। ठीक है, उसके साथ साथ भूमि प्रबंधन किस प्रकार से था उसका अध्ययन किया। उस काल की जन संस्कृति का विवरण, उस काल में जो जनता जो लोग अस्तित्व में थे उनके बारे में विवरण भी हमें कौन देता है? मार्क ब्लांक देता है। ठीक है, यदि आप सामंतवाद का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक विधिक राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने से, सामंतवाद का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में जो सामाजिक आर्थिक विधिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है उन संबंधों के अंदर वर्णन करने का अध्ययन है। ठीक है, फ्यूडलिज्म, इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म आपके जर्मन भाषा के फ्यूड से बना है। इसके अंदर आप देखेंगे जर्मन फ्यूड का मतलब क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। मैंने बोला कि ज़मीनें दी जाती थी जहाँ पे कृषि कार्य करते थे, कर का संग्रहण करते थे, राजा को सैनिक सहायता देते थे, कर वहाँ पे पहुँचाते थे। तो इस प्रकार एक भूमि का टुकड़ा जो एक समाज को इंगित करता है। ठीक है, यानी वो समाज जो आपके राजा के बाद दूसरी स्थिति में था उसकी बात कर रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा मध्य फ्रांस से चालू हुआ था। मध्य फ्रांस से चालू होकर इंग्लैंड और आपके दक्षिणी इटली के अंदर विकसित हो गया था। ठीक है, इसका आर्थिक क्षेत्र मैंने बोला कृषि उत्पादन। कृषकों को क्या देता था? कृषकों को ये लॉर्ड क्या देते थे? सैनिक सुरक्षा, यानी आपको सुरक्षित रखा जाएगा इसके बदले में। और ये कृषक क्या करते थे? इसको देते थे उपज और टैक्स कर। इस प्रकार का एक संबंध स्थापित हो गया था लॉर्ड और कृषक के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जड़ें। वैसे तो ये सामंतवाद की एक्यूरेट यदि सामंतवाद पूछा जाए तो वह आपको देखने को मिलेगा 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी। लेकिन इसकी जड़ें आप देखें तो इसकी जड़ें आपको रोमन साम्राज्य के अंदर देखने को मिलती है। मैंने बताया था प्रारंभिक रूप से कि रोम साम्राज्य आपके 2 भागों में डिवाइड होता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था। उसकी यूरोप में भी शाखा थी, इधर आपके पश्चिमी आपके दक्षिणी आपके अफ्रीका में भी और आपके एशिया में। तो इतने बड़े भूभाग के होने की वजह से इसके 2 भाग होते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी आपके बाइजेंटाइन या कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंदर आप देखेंगे यूरोप के उत्तरी भाग से जर्मन बर्बर जनजातियों का आक्रमण होता है। बर्बर जनजातियाँ आक्रमण करती है, अब वो उसी संपन्न प्रदेश पे करेगी जहाँ से उनको कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए इटली, आपके फ्रांस, यहाँ पे इंग्लैंड, तो इन क्षेत्रों पे क्या होता है? इनके आक्रमण लगातार होते हैं। अब ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य को क्या कर देते हैं? नस्ते नाबूद कर देते हैं और ये छोटे छोटे कबीलों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन इसी कबीले में एक जर्मन वंश का गोल क्षेत्र फ्रांस के गोल क्षेत्र में बच जाता है। फ्रैंको जनजाति होती है जिसके शासक आपको मिलते हैं चार्ल्स मार्टिन, उसके बाद पेलुमा, उसके बाद में आपको दिखता है सार्लेमन जो होता है वो उसको आपके पवित्र रोमन साम्राज्य का क्या बनाया जाता है? सम्राट बनाया जाता है। ये कहानी पूरी की पूरी है। तो ये रोमन साम्राज्य सार्लेमन जिसके प्रारंभ होता है गोल क्षेत्र फ्रैंको जनजाति जर्मनी से, गोल क्षेत्र कहाँ पे था? फ्रांस में। इसी के नाम पे किसका
गोल के वजह से क्या फ्रांस नाम पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, गोल क्षेत्र पर रहने वाली फ्रैंक जनजाति कहाँ से, जर्मनी से, बर्बर जनजाति से, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस का राजा बनेगा क्लोविस फ्रैंक, राजा बनता है, ठीक है, 481 में। अब ये क्लोविस फ्रैंक आपके कहाँ चला जाता है, उत्तरी गोल पे विजय प्राप्त करता है, उत्तरी गोल फ्रांसीसी पूरे क्षेत्र पे विजय प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के साथ ही ये अपना धर्म क्या कर लेता है, परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना लेता है। कौन सा, ईसाई धर्म हो जाता है, ठीक। चार्ल्स मार्टल जो राजमहल का मेयर होता है, राजमहल जो क्लोविस फ्रैंक का महल होता है उसका क्या होता है, चार्ल्स मार्टन क्या होता है, सेनापति होता है, ठीक है। इसने बहुत अच्छे कार्य किए थे, ठीक। तो राजमहल का मेयर, इसका पुत्र होता है पॉपिन फ्रैंको को, जो क्लोविस फ्रैंको होता है उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, फ्रैंको को अपदस्थ करके खुद शासक बन जाता है। इसी का पुत्र होता है सार्लेमन चार्ल्स महान के नाम से भी जाना जाता है। इसको पॉप लियो द्वितीय ने क्या, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट यानी मुकुट पहनाया था, ठीक है, 800 ईस्वी में, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे। अब यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, आबेस आपसे हिल्डे गर्ट, ये एक संगीतकार होते हैं। जो कैथेड्रल बनाया गया था उस कैथेड्रल के अंदर आपके क्या होता है, संगीत का, आबे के अंदर, आबे जो आपके पादरी वक्त रहते थे, इसमें क्या संगीत का आयोजन होता था। तो ये मधुर संगीत का करने वाला ये संगीतकार का नाम आप ध्यान रखना, आपसे हिल्डेगार्ड। इनका एक कथन है जो बहुत फेमस है। इन्होंने बोला कि ईश्वर ने गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, इनको रखने वाले जो पशुपालक है वो इनको रखने के लिए अलग अलग अस्तबल की क्या करता है, स्थापना करता है। उसी प्रकार मानव के अंदर भी ये वर्ग जरूरी है, एक होगा प्रथम वर्ग, एक होगा द्वितीय वर्ग, अभिजात्य वर्ग, पादरी वर्ग, इनकी सेवा करने के लिए तीसरा वर्ग। तो इन्होंने इसको स्वीकार किया था और इन्होंने ये कथन कहा था, ठीक है। गायों, बहड़ों, बकरियों में ये कथन है, किसने कहा था, आपसे हिल्डेगार्ड ने कहा था, ठीक है। अब मैंने बताया कैथेड्रल नगर का 1100 ईस्वी में ये क्या होते थे, फ्रांस में निर्मित बड़े चर्च होते थे, बड़े चर्चों को कहा जाता था कैथेड्रल। इनका निर्माण व्यापारी वर्ग जो लाभ इत्यादि कमाता था उसको प्रशंसा होती थी, वो चला के क्या देता था, इन चर्चों के निर्माण के लिए पैसा दिया करता था, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापारी के खर्च, लोगों के विभिन्न समुदायों के द्वारा, यानी जो मजदूरी कर रहा है वहाँ पे कृषक का वो जो मजदूरी कर रहा है, ठीक है। अब उसके साथ में आपके जो लोहार है वो हथियार, वो क्या नाम है, उनके औजार बना रहा है, राज मिस्त्री वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार सभी का सहयोग इस कैथेड्रल चर्च के निर्माण में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कैथेड्रल चर्च किस प्रकार बनाया जाता था, ऐसे तिकोनी बिल्डिंग बनाई जाती थी। अभी तिकोनी बिंदी के अंदर इतनी जगह होती थी, इनमें एक ऐसे खाट लगाए जाते थे जिस पे सन की रोशनी सीधी सीधी दिन के टाइम पड़े, और रात में जब यहाँ मोमबत्ती जले तो बाहर शहर की तरफ इसकी रोशनी जाए, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे पादरी की आवाज़ तेज सुनाई दे, यानी पादरी जब बोले तो पूरे जनमानस के अंदर जो यहाँ पे खड़े हुए हैं गिरजाघर में, तो उनको क्या है, उसकी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, ठीक। खिड़कियाँ अभिरंजित कांच, उसे बोलते थे अभिरंजित कांच लगाए गए, ठीक है। एक ये बात आपको बताई किसने, लेखक का नाम पूछ ले तो जियोवनी बोकाचियो इटली का लेखक है। आपसे आजकल ऑब्जेक्टिव में नाम देके, व्यक्ति विशेष का नाम देके पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है। तो जियोवनी बोकाचियो ये क्या था, लेखक था इटली का। इधर जैसे आपसे हिल्डेगार्ड ये क्या था, आपके संगीतकार था, ठीक है, संगीतकार था जो आपके पॉप के चर्च के अंदर संगीत बजाता था, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे
फ्यूडलिज्म मैंने बता दिया। आर्थिक आर्थिक क्षेत्र मैंने बताया कि कृषक वर्ग को आप सैनिक सहायता, उपज और कर, और बदले में वो क्या करता था, सुरक्षा देता था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी शामिल है। ठीक है, पादरी कैथोलिक चर्च के नियम के अनुसार अपना कार्य करता था। ठीक है, राजा द्वारा देय भूमि से वो कर उगाने का कार्य करता था, अधिकार था। ठीक है, और इस भूमि पे काम कौन करता था, बेगार वाले कृषक, जो मजदूर भी स्वतंत्र और एक परातंत्र, दो नाम आएंगे अभी अगले में, तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भूमि कर उगाने का अधिकार था, राजा पे ये निर्भर नहीं था, यानी राजा पादरी वर्ग से नीचे श्रेणी में आ गया। ठीक है, ये मेन नोट करने वाली बात है, राजा पे निर्भर नहीं था, इसको ज़मीन अपने आप अलॉट होती थी। तभी कहते हैं फ्रांसीसी जब क्रांति होगी तब वहाँ पे 3 वर्ग स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपका राजतंत्र, उसके बाद द्वितीय स्टेट में पादरी और विजातीय वर्ग, और तीसरे स्टेट में सब आम लोग जो कर देते थे वो विद्रोह करेंगे। इसी प्रकार का क्रम आपको यहाँ निर्धारित होता हुआ दिखता है। तो यानी पूरी ज़मीन जो आपके क्षेत्र की थी उस राजा की, तो उस पर अधिकार किसका होता था, आपके कैथोलिक चर्च के नियम के अनुसार। ठीक है, पश्चिमी चर्च का अध्यक्ष क्या कहलाता था, पॉप कहलाता था। वो रहता कहाँ था, रोम के अंदर वो निवास करता था। ठीक है, यूरोप के जो ईसाई थे उनका मार्गदर्शन करता था। उसके लिए वो रविवार को क्या करता था, एक संगोष्ठी का आयोजन करता था, जिसके अंदर बहुत सारी लोग आते थे, सामूहिक प्रार्थना की जाती थी रविवार के दिन। उस दिन सबको अपने कार्य से, चाहे वो स्वतंत्र श्रमिक हो या गुलाम श्रमिक हो, उन सबको अपने कार्य से छुट्टी मिलती थी। ठीक है, तो ये प्रार्थना, अब यहाँ पे जो प्रार्थना करवाने का काम करेंगे वो करेंगे बिशप और पादरी। कौन, बिशप और पादरी। ठीक, अब इसको एक वर्ष में कृषक अनाज का जो उत्पादन होता है, प्रति वर्ष कृषक द्वारा उपज का 10वां भाग क्या दिया जाता था, इसको टैक्स दिया जाता था, जिसे बोलते थे टीथ, टीथ कहा जाता था। ठीक है, किसको दिया जाता था, पादरी वर्ग को। और इसके साथ साथ धनी वर्ग द्वारा इसको अपने दिए जाते थे, क्या नाम है, वो क्या धन दिया जाता था। इस तरह से आप देखेंगे राजा द्वारा, राजा का इस पर कोई अधिकार नहीं था, राजा से बड़ी पावर पादरी वर्ग था। ठीक है, एक इसी में एक शब्द आता है भिक्षु। भिक्षु भिक्षु आपने बहुत धर्म में पढ़े। यहाँ पे भिक्षु का मतलब है पादरी के विपरीत, यानी जो पादरी थे ये महलों में रहते थे, कैथेड्रल जैसे बड़े बड़े गिरजाघरों में रहते थे, लेकिन पादरी से विपरीत है, लोगों के बीच नगरों में निवास करते थे। ठीक है, नगरों में निवास करते थे, एकांत जीवन बिताते थे। वे जिस धार्मिक समुदाय में रहते उसे एबी या मोनेस्ट्री, एबी, यहाँ ध्यान रखना, एबी या मोनेस्ट्री क्या है, जहाँ पे आम जनमानस के रहने वाले ईसाई धर्म के भिक्षु जहाँ निवास करते थे उसे बोलते थे एबी और मोनेस्ट्री। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो बिशप और पादरी जो बनता था उसके लिए योग्यता होती थी, वो सबसे पहले तो पुरुष होना चाहिए। ठीक है, वो किसी प्रकार का दास नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में स्त्रियों को पॉप बनने का अधिकार नहीं है, उसको आजीवन क्या है, अविवाहित। ठीक है, उसके साथ में आप देखेंगे पादरी के लिए एक योग्यता, अपंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की प्राकृतिक रूप से उसमें क्या शारीरिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी एबी और मोनेस्ट्री में। यहाँ पे इनके रहने के स्थान को बोलते थे आबे, जो क्या होता था, नगर या कस्बे के बीचों बीच होता था, जिससे ये लोग संपर्क करते रहे। ठीक है, यहाँ ईसाई जो आपके पॉप थे वो उनके वहाँ पे क्या कृषक वर्ग से कार्य करवाया जाता था, वो वहाँ पे बैठे रहते, लेकिन यहाँ पे आबे में रह के प्रार्थना करते थे, अध्ययन करते थे और कृषि कार्य करते थे, यानी शारीरिक रूप से भी अपना काम स्वयं करते थे। और पुरुष और महिला दोनों को इस पादरी बनने का, भिक्षु बनने का अधिकार था। ठीक है, पुरुष को तो बोलते थे, पुरुष वर्ग का जो बनता था उससे बोलते थे मोग। ठीक है, और स्त्री को बोलते थे आपके नन, ये नन बनती थी। ठीक, अब यहाँ पे प्रसिद्ध मठों के नाम है जो आपसे ऑब्जेक्ट टाइप में पूछे जा सकते हैं। सेंट बेनेडिक्ट,
सैन बेनेडिक्ट। ये कहाँ पे? इटली के अंदर है, ठीक है। 529 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। सेंट बेनेडिक्ट में आप अभी देखेंगे कि एक हस्तलिखित पुस्तक लिखी थी किसी भिक्षु ने, उसके अंदर 73 अध्याय हैं, ठीक है। उन अध्यायों की आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे अध्याय 6 के अंदर भिक्षु को बोलने का, भिक्षु को बार हमेशा बोलते रहने का अधिकार नहीं था। भिक्षु को बोलने के लिए आज्ञा कभी कभी दी जाती थी, ठीक है। हर बार वो नहीं बोल सकता, अपना जबान बंद रखता था, ठीक है। कहने का मतलब अध्याय 7 के अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकता है अध्याय 6 में क्या लिखा गया है। तो भिक्षु को बोलने की आज्ञा कभी कभी दी जाती थी, ठीक है। अध्याय 7 में विनम्रता का अर्थ है पालन करना, ठीक है। आज्ञा का पालन, यानी पॉप ने जो आदेश दिए उसका पालन करना क्या है? विनम्रता का अर्थ है। अध्याय 33 के अंदर किसी भिक्षु की कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, जो हम पढ़ते हैं अपरिग्रह, यानी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा वस्तु का संग्रह नहीं, वो वाली बात कही गई आपके अध्याय 33 में, ठीक है। अब आप अध्याय 47 में देखेंगे, आलस्य आत्मा का दुश्मन है। आलस्य क्या है? आत्मा का शत्रु है, यानी पादरी को क्या करना चाहिए? शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए, ठीक है। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। उसके बाद मठ निर्माण, उस जगह पे जहाँ पे मठ का निर्माण होता था वहाँ पे आपको आवश्यक वस्तु उपलब्ध हो जाए, ठीक है। जल की सुविधा उपलब्ध हो जाए, ठीक है। चक्की, आटा पीसने के उद्यान और कार्यशाला, ये चारों चीज़ें आपकी उपलब्ध होनी चाहिए। मठ का निर्माण उस क्षेत्र में होता था, यानी कई सूखी जगह पे, ऐसी जगह पे मठ का निर्माण नहीं किया जाता था, ठीक। तो आपको मैंने यहाँ पे सेंट बेनेडिक्ट की जो मैंने बोला हस्तलिखित एक पुस्तिका मिली। हस्तलिखित पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? आपके 73 अध्याय हैं। 73 अध्याय में अध्याय 6 भिक्षु को बोलने का, बार बार बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने की अनुमति दी जाती थी। 7 में विनम्रता का अर्थ क्या है? आज्ञा का पालन। उसके बाद 33 के अंदर लिख रखा है किसी भिक्षु को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और आपके अध्याय 47 में लिख रखा है आलस्य आत्मा का शत्रु है, ठीक है। और 48 में लिख रहा है मठ का निर्माण। तो यहाँ पे आप 2 मठ देखेंगे जो फेमस थे, सेंट बेनेडिक्ट और एक आपके बरगंडी, जो मैंने कल आपको मैप बताया था उसमें बताया था फ्रांस के अंदर स्थित है बरगंडी। वहाँ पे आप देखेंगे मठ का नाम है केलूनी मठ स्थापित होता है 910 में, ठीक है। अब एक पादरी देख लिया, एक भिक्षु देख लिया, एक देखेंगे फ्रायर भिक्षुओं का ऐसा समूह जो ना मठ में रहना पसंद नहीं करता था। वो क्या कहता है? घुमंतु था, यानी आप कह लो कि वो एक खाना बदोश की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने उपदेश देता। उपदेश के बाद में उसे जो दान दक्षिणा मिलती उससे जीविकोपार्जन करता था, ठीक है। ये फायर कहते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, एक तो फायर वाला क्वेश्चन बनता है, एक आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे 14वीं शताब्दी के अंदर ये जो मठों की शाखाएं, इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, निंदा होने लगी। क्योंकि ये लगने लगा कि ये मठों के अंदर विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, ये कोई कार्य नहीं करते, इन पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता और इनके पास पूरे यूरोप का पैसा आके इनके पास मर्ज हो जाता है, यहाँ पे खाली होता है। तो इस वजह से इनकी निंदाएं होने लगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे। एक तो है इंग्लैंड के, ये दोनों इंग्लैंड के, आप देखेंगे लैंगलेड, इंग्लैंड की लैंड, इसने कविता लिखी है, ठीक है। इसकी कविता है पियर्स पिलाऊ सेन। लैंगलेड की कविता का नाम है पियर्स पिलाऊ सेन। इसके अंदर ये पॉप की विलासितापूर्ण जीवन की बात करती है। उसके साथ ही दूसरी तरफ जो मजदूर कृषक वर्ग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी उनका शोषण नहीं रुक रहा, उनकी दयनीय स्थिति, इन दोनों का तुलनात्मक विवरण आपको मिलती है लैंगलैंड की कविता पियर्स पिलाऊ सन में, ठीक है। इसी प्रकार चौसरी, अंग्रेजी के काव्य के जनक थे
चौसर की है दी कैंटेनरी टेल्स। दी कैंटेनरी टेल्स। दी कैंटेनरी टेल्स में आप देखेंगे कि इसने भिक्षु भिक्षुणु और आपके फायर इनके चित्रात्मक व्यंग्य कसाए किसने, आपके चौसर ने अपनी पुस्तक दी कैंटेबरी टेल्स के अंदर। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपके क्वेश्चन बनता है फैन बैरो, फॉन बैरो, ये क्या, सेंट माइकल का आबे। आबे वो स्थान जहाँ पे पादरी वर्ग रहता था, ठीक है। यानी आबे मैंने बताया लोगों के बीच, नगरों के अंदर, गाँवों में निवास, एकांत जीवन, ठीक है। और वह जिस धार्मिक समुदाय में रहते थे उसे एबी या मोनेस्टो कहते थे, ठीक है। और ये एबी और मोनेस्टो का शब्द का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक फान बैरो, फैन बैरो मैंने बताया सेंट माइकल का आबे, यानी सेंट माइकल संत थे, पादरी थे, जिनका आपको कहाँ पे दिखने को मिलता है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार के आपके प्रथम वर्ग पादरी वर्ग जो आपके बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा आगे विश्व इतिहास के अंदर। फिर आगे हम देखेंगे द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग कौन है, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मैंने आपको बताया जिसका भूमि पर नियंत्रण होता था, उस वर्ग को बोलते थे भूमि पर नियंत्रण, यानी किस तहत, वाल्सेलेज प्रथा के तहत। कौन सी, वैसेलेज प्रथा, यानी जमींदारी प्रथा के तहत राजा इसको क्या करता था, एक भूमि क्षेत्र बता देता था, भूमि क्षेत्र पर इसको क्या करने थे, कशक के कार्य करने पड़ते थे, कशकों से कार्य करवाना पड़ता था, उसके बदले में इससे टैक्स मिलता था, कशकों को इसके बदले में क्या मिलता था, उनकी सैन्य सुरक्षा हो जाती थी, उस सुरक्षा के बदले और राजा को से क्या वादा करता था कि आपको सैन्य की, जब सेना की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको उपलब्ध होऊंगा, ठीक है। इस वाली बात की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजा के अधीन बड़े भूस्वामी अभिजात्य वर्ग कशक समुदाय कशक समुदाय के अंदर बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग जो किससे कार्य करवाते थे, कशक से, ठीक है। राजा के स्वामी, राजा को ये स्वामी मानते थे, ठीक है, वचनबद्ध थे। सेनियोर या लॉर्ड, ये क्या बोलते थे सेनियोर या लॉर्ड कहते थे राजा को, यानी रोटी देने वाला। लॉर्ड का मतलब क्या है, रोटी देने वाला, ध्यान रखना, लॉर्ड रोटी देने वाला। दास वेस्ले की रक्षा करते थे, बदले में निष्ठा, ये क्या करते थे, वो बदले में वेस्ले दास को बोलते थे, और वेस्लेज आपके यानी जमींदारी प्रथा, ठीक है। दास वेस्ले की रक्षा करते थे, बदले में निष्ठावान दो आपके किसके प्रति निष्ठावान होते हैं, राजा के प्रति, और क्या करते हैं, बाइबल की शपथ लेते थे, आप हमें इतनी सुविधा दे रहे हैं, बदले में हम आपको सेवा, उसके साथ में आपको टैक्स, उसके बदले में सैन्य, आपको जब सैनिक की आवश्यकता होगी तब सैन्य बल के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। भूमि के प्रतीक 3 चीज़ थी, एक तो लिखित अधिकार पत्र कि आप इस भूमि के मालिक हैं, एक छड़ी, एक मिट्टी का डला, ये माना जाता था, ठीक है। अभिजात्य वर्ग में सैन्य क्षमता, ये जो आपके दिख रहे हैं कशक के अंदर पुरुषों को वर्ष में 40 दिन सेना के अंदर अपनी सेवाएं देना अनिवार्य था, ठीक है। ये वाला आपको देखेंगे। तो अभिजात्य वर्ग में जो सैन्य क्षमता विकसित हुई, इनकी खुद की क्या थी, सामंती सेना, ठीक है। उसके बाद न्यायालय, ये खुद न्याय करने के लिए जो भी आपके भू राजस्व संबंधी कोई भी आप विवाद होता था या आपसी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई रुकावट आती थी, आपसी समाज के अंदर कलह होते थे, तो उस समय ये न्याय का भी कार्य करता था न्यायाधीश के रूप में, और इनकी स्वयं की मुद्रा। तो इतने अधिकार मिले थे इस द्वितीय वर्ग को, अभिजात्य वर्ग को, जो इन अधिकारों से संपन्न होने के बाद ये कौन सा द्वितीय प्लेयर बन जाएगा, ठीक है। कशकों को वर्ष में 40 दिन की आपको क्या देनी थी, अनिवार्य बेगार देनी पड़ती, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैनर अभिजात वर्ग के घर, निजी खेत, जोत व चारावाह और आसामी कशकों को रहने के लिए जो इसके घर पे काम करते थे, उनके लिए इनके महल भी वहीं होते थे, इनके खेत भी वहीं होते थे। उसके अगल बगल में खेतों के आसपास छोटी छोटी सी झोपड़ी नुमा संरचना बना, बस्ती नुमा संरचना बना दी, जिसमें ये कौन, कशक वर्ग रहते थे। इस पूरी प्रणाली को क्या बोलते थे, मैनर, क्या बोलते हैं, मैनर,
तो ये मैनर थी, ठीक है। मैनर में रहने वाले कशकों को पैदल सेना के रूप में भी अपनी क्या देनी पड़ती थी, अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, ठीक है। अब लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मैनर, लॉर्ड मैनर के भवन दो प्रकार के मैनर बताएं। एक तो छोटा जमींदार, छोटा जमींदार जैसे मैंने बोला पिरामिड नुमा संरचना, सबसे नीचे वाले स्तर के पास छोटी है, तो इसके पास 12 गांव ही थे। बड़े वाले के पास 50-60 परिवार थे, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ दर्जन भर जागीरें छोटे मैनर के पास, और बड़े मैनर के पास क्या 50 से 60 परिवार थे, ठीक है। इनका कार्य क्या था, अनाज उगवाना, ठीक है। लोहार व बढ़ाई से औजार व हथियार बनाने का कार्य, मरम्मत करवाना। राजमिस्त्री, जो मिस्त्री होता है, जो हमारे कारीगर बोलते हैं, उसके भवन निर्माण करवाना। औरतें, जो कशकों की औरतें थी, इनको भी अपनी बेगार देनी पड़ती, इनको क्या सूत काटना और बुनना, ये दोनों कार्य करने पड़ते थे। इन कशकों के जो बच्चे थे उनको क्या है, अंगूर से शराब बनाने का कार्य दिया जाता था, ठीक है। बच्चे लॉर्ड की मदिरा का कार्य करते थे, औरतें वस्त्र और बुनना और काटने का कार्य करते थे, ठीक है। अब द्वितीय वर्ग के बाद ही एक, क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमण होने लगे, तब ये कशक वर्ग जो आपकी खेती भी करता था, साथ में सैन्य सहायता भी देता था, ठीक है। लेकिन इस सैन्य सहायता के अंदर इतना पारंगत नहीं था, क्योंकि इसका कार्य केवल कृषि कार्य करना था। तो इसलिए एक वर्ग तैयार हुआ जिसको तेज घुड़सवारी आती थी, तीरंदाजी आती थी। तो इस वर्ग को तैयार किया इन लोगों ने। तीरंदाज, ये लॉर्ड यानी जो आपके जमींदार वर्ग था उसके अधीनस्थ था, ठीक है, अधीनस्थ था। और उसके साथ ही इसको जमींदार वर्ग ही क्या देता था, ज़मीन देता था। ज़मीन के अंदर जो खेती करने का कार्य है वही आपका कशक वर्ग ही करेगा, ठीक है। अब ये कृषि कार्य उनसे करवाता था। लेकिन अब इनको क्या था, इनका कार्य ये था कि इनको अपनी युद्ध अभ्यास की अभ्यास लगातार करने पड़ते थे। ये दिन भर अपने सैन्य अभ्यास को सुदृढ़ करते थे, आपस के अंदर अपने युद्ध कौशल को बढ़ावा देते थे, ठीक है। इसको कहा नाइट, इस वर्ग को क्या कहा, नाइट, जो एक अच्छे घुड़सवार होते थे, ठीक है। अब इनकी प्रशंसा में कई कविताएं लिखी गई। इन कविताओं के अंदर आपको एक कविता देखने को मिलेगी फ्रांस के अंदर। फ्रांस की जो कविता लिखी है, ये फ्रांसीसी कविता डून दी मायंस, डून दे मयांस, डून दे मयांस, जो किसकी, आपके साहस, जो आपके नाइट है उनके साहस की प्रशंसा पे लिखी गई है, ठीक है। लॉर्ड द्वारा जो भूमि का एक भाग देता था उसे बोलते थे फीफ, फीफ जो एक रक्षा कवच था। यानी फीफ का मतलब इनको देते थे 1000 से 2000 एकड़ ज़मीन दी जाती थी, जिस पे कशक कार्य तो कौन करेगा, कशक, वो कृषि कार्य आपके कशक करेंगे। इनको उस दौरान क्या है, अपनी सैन्य कुशलता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो फीफ 1000 से 2000 एकड़ में फैला हुआ था, जिस क्षेत्र पे सारी उपज, सारा लाभ सब इसके परिवारों को मिलता था। और ये वंशानुगत यानी उत्तराधिकारी का नियम भी लागू कर दिया था, ठीक है। ये क्या करते थे, बदले में जब सैन्य की जरूरत पड़ेगी तब कौन देगा, आपकी सेवाएं देंगे। तो ये दोनों के बीच में रक्षा कवच था, ठीक है। यानी लॉर्ड को जब जरूरत पड़े तो ये रक्षा कवच के रूप में क्या आ जाएगा, ठीक है। नाइट के लिए कहा जाता है कि नाइट के खुद के शब्द हैं, यदि मेरे मालिक को कोई मारने आए तो पहले गोली मुझे लगे, यदि उसको फांसी पर चढ़ाया जाए तो फांसी पर मुझे भी उसके साथ चढ़ा जाए। यानी पूरा का पूरा एक तरह से ये हमारे वर्तमान में जो देखते हैं ब्लैक कमांडो, उसकी तरह थे कि यानी राजा की मृत्यु से पहले खुद मृत्यु का वर्ण कर लें, ठीक है। इनकी ज़मीन को बोलते थे फीफ, ठीक। कविताओं ने प्रशंसा, जिसमें मैंने बोला डून दी माइनस, जो इनकी सास की प्रशंसा की थी। तीसरा वर्ग आएगा आपका कशक। अब कशक वर्ग में आपको दो शब्दावली देखने को मिलेगी, एक तो होगा स्वतंत्र और एक होगा बंधक। बंधक को क्या बोलते थे, बंधक कशक को बोलते थे सरफ, कपड़े धोने वाला सरफ नहीं, सरफ बोलते थे, ठीक है। इस सरफ का कार्य क्या था, कसीदास था। इसका काम था केवल चक्की चलाना, उसके बाद आटा पीसना, आटा पीसने के बाद रोटी का निर्माण करना, ठीक है। और राजा के लिए, वो लॉर्ड के लिए क्या, मदिरा का संपीड़न करना। यानी एक अबला का कार्य ये करता था नारी का, जो एक हाउस वाइफ का काम करते थे सब, जो बंधक मजदूर थे। किसान,
काश्तकारों के दो प्रकार हैं, या काश्तकार आपके किसान को ही कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र कृषक वो क्या करते थे, लॉर्ड के क्या थे, काश्तकार थे, लॉर्ड के काश्तकार थे, ठीक है। पुरुष को मैंने बता दिया 40 दिन अपनी सेवा देनी पड़ती थी वर्ष के अंदर, ठीक है। लॉर्ड जागीर पर सेवा करने के लिए, यानी लॉर्ड जागीर थी, उस पर कृषकों को 3 दिन या इससे अधिक भी उसको क्या करनी पड़ती थी, बेगार देनी पड़ती थी। उसके बदले उसको किसी प्रकार का कोई कोई लाभ नहीं दिया जाता था, ठीक है, बेगार। और इनको प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था, उसे बोलते थे टेली, टेली इसे बोलते थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बताया था जो टीथ था वो चर्च द्वारा जो लिया जाता था वो तो टीथ था, और ये आपके लॉर्ड द्वारा लिया जा रहा वो है टेली, टेली, कंफ्यूज मत होना, टीथ है, टेली है। टीथ हम किसको दिखाएंगे, पादरी को दांत पीस के, और टेली किसको, आपके जमींदार को, ठीक। तो ये प्रत्यक्ष करता है। चौथा वर्ग अब आपके आएगा, उसका नाम है नए नगर एवं नगरवासी। नए नगर नगरवासी, ये आपको क्या हुआ था, 14वीं शताब्दी के अंदर संकट आया। संकट क्या आया, यूरोप के अंदर आपके जलवायु परिवर्तन हुआ। वहाँ पे ग्रीष्म जो गर्मी का मौसम था वो अचानक क्या सर्दी में चेंज हो गया, तो इस वजह से जो वहाँ पे फसल थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। जो इनकी 3 प्रकार से खेती करते थे, वो खेती के अंदर जो उर्वरकता थी ज़मीन के अंदर, वो उर्वरकता भी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से हाहाकार मच गया। अब लोगों के पास इसके साथ ही महामारी आ जाती है, ठीक, महामारी भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे महामारी प्लेग के रूप में देखने को मिलेगी, ठीक। उसके साथ ही जनसंख्या में वृद्धि, जब इतनी आय होने लगी, एक तरह से अर्थव्यवस्था में विकास होने लगा, तो इस वजह से जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि हुई तो अब जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या हुआ, अनाज पे जोर पड़ा, तो अनाज की मात्रा में कम, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप की वजह से वो कम होने लगी, तो ये आपसे संघर्ष में चेंज होगा, ठीक है। यूरोप की बहुत सारी जनसंख्या इसके अंदर मारी जाती है, ठीक। मारी जाने की वजह से आप देखेंगे तो चौथा वर्ग वो वर्ग जो नगर जो ख़त्म हो गए थे, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जब रोम साम्राज्य के भग्नावशेष पर दोबारा नगर जो छोटे क्रम में विकसित होना प्रारंभ किया, वो कार्य आपके व्यापारी वर्ग करेंगे, क्योंकि एक ऐसा वर्ग था जिसको आवश्यक वस्तुओं की जो बेचने का, क्रय करने का और विक्रय करने का कार्य करता था। ये व्यापारी वर्ग आपके शहरों के बीच में, कस्बों के बीच में आपको उपस्थित मिलेगा। ये वहाँ पे सामान को उपलब्ध करवाता था, बदले में इसको क्या आमदनी होती थी। तो इस प्रकार से एक चौथी चैन के रूप में व्यापारी वर्ग का उद्भव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये व्यापारी वर्ग है, ये कृषि विस्तार 3 क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है, जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार, ठीक है। कहावत थी नगर स्वतंत्र होते हैं। अब ये कहावत किस प्रकार से, आपको मैंने बताया जमींदार के पास 2 श्रमिक काश्तकार थे, ठीक है। एक तो काश्तकार किसान के रूप में, दूसरा आपको सरफ के रूप में, ठीक है। अब ये किसानों का इतना उत्पीड़न होता था, इनसे चर्च तो लेता टीले टीथ, और ये लेते थे टेले, तो इस प्रकार के टैक्स देता देता ये परेशान हो गया था। अब ये क्या है, भाग के शहर की ओर आ जाते थे। जमींदार वर्ग एक दिन इनको ढूंढता, उसके बाद इनको सोचता है कि ये तो अब हमारे हाथ से निकल गया। निकलने के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और शहर के अंदर आपके किसी भी संस्था के अंदर काम करने, दुकान पे कार्य करने लग जाता था, या लोहार का कार्य, किसी भी कार्य को करने लग जाता, अपना जीवन यापन कर सकता था। तो इस प्रकार यदि किसी कृषक को अपनी बंधुता से आज़ादी चाहिए, यानी आपको प्रजातंत्र स्वतंत्र होना है, तो वो शहर की तरफ भाग जाए और फिर क्या है वो बच जाएगा, ठीक। तो ये जो चौथा वर्ग आपको देखने को मिल रहा है व्यापारी वर्ग, इसके अंदर जो इनकी प्रणाली थी उसे बोलते थे गिल्ड। गिल्ड एक व्यापारियों का समूह था जिसका कार्य उत्पादक की क्षमता, उत्पादक की गुणवत्ता, उसके बाद क्रय शक्ति, उसके बाद उसका मौद्रिक मूल्यांकन, ये सब कार्य करते थे। अब ये क्या करेंगे, अब इस वर्ग को ये जो सामंतवाद की वजह से बार बार प्रतिरोध आ रहा था व्यापार में, इसके साथ चर्च की आपके धार्मिक क्रियाओं की वजह से, धार्मिक जो ये अपना भाषण देते थे उसकी वजह से इनको जो आम जनमानस समूह का भाग नहीं मिल पा रहा था,
ठीक। तो इसलिए अब ये क्या करेंगे, राजा को मजबूत बनाएंगे। जब ये राजा को मजबूत कैसे बनाएंगे, ये उसको टैक्स उपलब्ध करवाएंगे, और ये जो बीच की कड़ी है सामंतवाद और पादी, इनको क्या करेंगे, दरकिनार करेंगे। अब राजा को इन्होंने अधिकार दिए, राजा को खूब धन आया। धन आने के बाद वो खुद की सेना तैयार करेगा, खुद की नौकरशाही स्थापित करेगा, और तीसरे बात वो सामंतवाद को ख़त्म कर देगा, क्योंकि सामंतवाद के पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि इसके पास सारा धन का संकेंद्रण अब किसके पास हो रहा है, राजा के पास। राजा अब उससे क्या करेगा, अत्याधुनिक सेना तैयार करेगा, जिसमें गोले भी होंगे, तोपें भी होगी, और आपके बंदूक भी होगी। इसके इस्तेमाल से वो सामंतवादियों के जो किले थे, मेहनत थे, उन सबको ढहा देगा। अब वो विरोध करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो चौथा वर्ग आपको देखने को मिलेगा, जो फ्रांस में क्रांति का सबसे मेन कारण बनेगा। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, गिल्ड श्रेणी व्यवस्था थी, ठीक है। उत्पाद की गुणवत्ता, नियंत्रण, मूल्य और बिक्री, श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है पर्यावरण। यानी अब यूरोप के अंदर जब मौसम परिवर्तित हुआ, जो वहाँ पे बर्फ़ गिरती थी वो एकदम में कब क्या ग्रीष्म काल के अंदर परिवर्तित हुई, वो नदियों के रूप में रूपांतरित हुई। तो वहाँ पे पशुचारण, खेती वगैरह का कार्य प्रारंभ हुआ। तो पर्यावरण मेन कारण था, ठीक है। उसके बाद भूमि उपभोग। भूमि उपभोग का मतलब अब भूमि को किस प्रकार से, पहले एक फसल ली जाती थी, अब शीतकालीन रबी की फसल, ग्रीष्मकालीन फसल, बसंत ऋतु में फसल। तो एक तरह से खेत के 3 भाग करके 3 बार की फसलें ली जाती थी। तो इसलिए भूमि का अत्यधिक उपयोग। नई कृषि प्रौद्योगिकी, पहले बैल को गले से बांधा जाता था, अब उसके कंधों पर डाल के खेती करवाई जाती है। हल पहले लकड़ी के होते थे, अब हल किसके, लोहे के निर्मित होने लग गए। उसके बाद पन बिजली, उसके बाद पन चक्की, इनका इस्तेमाल होने लगा, तो पानी का दोहन होने लगा। तो कृषि कार्य क्या हुआ, उन्नत किस्म से और अतिशीघ्र होना प्रारंभ हुआ, जिससे कर के अंदर भी वृद्धि हो, कृषकों की स्थिति में भी सुधार हुआ, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लैंड में सामंतवाद, मैंने बताया था सामंतवाद रोम की पतन के भग्नावशेष पे, लेकिन बोले कि एक सॉलिड रूप से जब सामंतवाद आया वो 1000 से 1099 में, यानी 11वीं सदी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इंग्लैंड में सामंतवाद 6वीं शताब्दी में एंजल और सैक्सन इंग्लैंड के शासक बनते हैं, ठीक है। इसके नाम पे एंजल लैंड नाम था इनके शासन का। इसके नाम पे किसका नाम होता है, इंग्लैंड का नाम पड़ता है, ठीक है, 6वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो नॉर्मंडी फ्रांस के यहाँ का शासक था ड्यूक विलियम। इसने क्या किया, अपनी सेना लेके गया। इसके अंदर सेना के साथ इसने क्या किया, इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पे अधिकार किया। ब्रिटेन का शासक सैक्सनी था, उसको पराजित किया और ख़ुद वहाँ का शासक बन जाता है। जो इसके साथ सेना गई थी, उस सैनिकों को ये नॉर्मन नाम से उनको क्या करता है, क्षेत्र बांट देता है, ठीक है। इंग्लैंड में फ्रांस पे जो विवाद होता था, ठीक है, विलियम प्रथम ये भूमि की 180 नॉर्मन अभिजात में वर्गीकृत करा। अब ये नॉर्मन ही वर्ग क्या करेगा, अब लॉर्ड का कार्य करेगा इसके लिए, ठीक है। लॉर्ड काश्तकार बनेंगे और सैन्य आपको इसको उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। एंग्लो जो सैक्सनी, जो इस क्षेत्र के अंदर पहले एंग्लो सैक्सन थे, इनके अधीनस्थ जो काश्तकार थे वो भी अब क्या है, इसके काश्तकार बन जाएंगे विलियम प्रथम के, ठीक है। और भूमि की माप करवाई, नक्शे निर्मित करवाए, ठीक है। ये काम आपके नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने करवाया। 14वीं शताब्दी में संकट, मैंने बताया यूरोप में आर्थिक विस्तार के कारण क्या हुआ कि 3 कारक थे। धीमा पड़ने के कारण एक तो जलवायु प्रभाव, ग्रीष्म से शीत ऋतु में बर्फ़ जम गई, उसकी वजह से कृषि खत्म। उसके बाद आकार के बाद में आप देखेंगे प्लेग, ब्लैक डेथ, ठीक है। तो इन कई कारणों से जनसंख्या में वृद्धि, ये सब आपके कारक थे, ठीक। अब इसके क्या समाज पे और क्या राजनीतिक में प्रभाव पड़े। जनसंख्या जब ह्रास हुआ तो उसमें अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग ख़त्म हुए। अब मजदूर वर्ग जब ख़त्म हुआ तो मजदूर वर्ग को जो एक कृषि कार्य करता था, अब उनकी मजदूरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो मजदूरों की संख्या कम होने की वजह से आप देखेंगे तो इसका रोक कैसे लगाई जाए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आपको प्रभाव, तो यहाँ पे इनकी आय दुगनी की। तो दुगनी आय करने के बाद लॉर्ड की जो आय थी वो प्रभावित हुई। तो इस वजह से उसने मजदूरों की आय जो बढ़ रही थी, वो कृषि मूल्य घट रहे थे,
तो इसलिए कशकों को क्या कर दी इसने, पुरानी आय ही लागू कर दी कि नहीं आपको तो हम कम पे रखेंगे। अब कशकों में विद्रोह होता है, विद्रोह होने की वजह से कशकों के विद्रोह को दबा दिया जाता है, लेकिन क्रूरतापूर्वक दमन के बाद भी लेकिन एक अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी व्यापारी वर्ग की वजह से, तो इनको दबाया नहीं जा, कृषक पुराने दिन में नहीं लौटेंगे, ये वाली बात होती है। समाज पे राजनीतिक सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास को भी परिवर्तन को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे आपको ये बात बताई गई है, राजनीतिक प्रभाव को भी समर्पित होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर राजनीतिक रूप से नए शासक जो निरकुंश थे, जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, यानी चर्च का भी नहीं और न सामंतवाद का। तो इसमें फ्रांस के लुई 11, ऑस्ट्रिया के मैकमिलन और आपके हेनरी सप्तम और इसाबेव और फर्डिनेंड, इनकी स्थायी सेना थी, नौकरशाही थी, राष्ट्रीय कर प्रणाली थी। जमींदारी व सामंतशाही के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों का इन पर नियंत्रण बढ़ाया, ठीक है। राजा ने सेना, बंदूक और तोप पे और अभिजात पे वर्ग, ठीक है, इसका विरोध, अभिजात पे वर्ग ने इसके राजभक्त बन जाते हैं। इसे बोलते हैं शाही निरंकुशता को क्या बोलते हैं, सामंतवाद का परिष्कृत रूप, यानी आपके ऑब्जेक्ट में सामंतवाद का परिष्कृत रूप सामंत शाही निरंकुशता, ठीक है। शासक वर्ग की पिरामिड नुमा शिखर टूट चुका था, ठीक है। अब धन व्यापारी साहूकार दरबार में प्रवेश करते थे। फ्रांस में लुई 13वें द्वारा एस्टेट्स, ठीक है, एस्टेट्स की स्थापना की गई। एस्टेट्स की यानी वो वर्ग जो तीनों वर्ग थे, इसकी 1789 तक कोई भी आपकी क्या बैठक नहीं बुलाई गई। यहाँ पे एंग्लो सैक्सनी द्वारा आपके जो देखते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स देखते हैं, वो भी आपके एंग्लो सैक्सन परिषद जो सलाह देती थी वही थी, ठीक है। चार्ल्स प्रथम ने इसको क्या है, इसकी बैठक नहीं बुलाई, 11 साल तक इसके बिना काम करता रहा। लेकिन जब उसको धन की आवश्यकता हुई तो इसने क्या है, धन के लिए इसकी बैठक बुलाई, वहाँ इसका विरोध हुआ। तो चार्ल्स प्रथम को क्या है, अंतिम रूप से फांसी पर चढ़ा दिया गया, यानी अपनी मृत्यु के बाद ही वो गणतंत्र बचा पाया। तो ये 3 वर्ग का क्या रोल था और किस प्रकार इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।